नमस्कार। 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 24 करन में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 26 सीटों पर आज जबरदस्त वोटिंग हुई। वोटिंग के दिन ही अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को आंखें दिखा दी। मतदान के बीच आज उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जम्मू में कांग्रेस से जितनी उम्मीदें थी उतना काम नहीं हुआ है। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कांग्रेस अभी तक जम्मू में मैदानी इलाकों में एक्टिव नहीं हुई है। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी है कि जम्मू पर भी थोड़ा ध्यान दे। साथ ही आज राहुल गांधी भी जम्मू में प्रचार करते नजर आए। तो नतीजों से पहले विपक्ष कैसे है बेदम, बताएंगे आपको। साथ ही अमेरिका से भारत लौटे पीएम मोदी ने आज हरियाणा के सोनीपत में बड़ी रैली की। रैली के जरिए पीएम मोदी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर करारा हमला बोला। वैसे राहुल गांधी के भी हरियाणा दौरे की खबर सामने आई है। साथ ही अमित शाह के 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे से विपक्ष पूरी तरह से बेदम है। साथ ही स्टालिन के एक फैसले ने विपक्ष में लड़ाई शुरू करवा दी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत जम्मू कश्मीर से करते हैं। आज सेकंड फेज के लिए वोटिंग हुई है, जबरदस्त वोटिंग हुई है। ये वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है? परसेंटेज क्या करेगा, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राहुल गांधी इज नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। हमने अपने कोटे से इतनी सारी सीटें हमने जम्मू की तरफ दे दी और ये कांग्रेस वाले प्रचार ही नहीं कर रहे। ऐसे तो लूटिया डूब जाएगी। तो 2 संकेत है इसमें कि चुनाव के बाद वो किधर भी पलटी मार सकते हैं। पहला संदेश तो ये गया। दूसरा, उन्होंने ये भी बता दिया जम्मू वालों को कि कांग्रेस पार्टी लुंज पुंज पार्टी मत वोट करना, बीजेपी वालों को ही वोट करो, क्योंकि ये लोग नॉन सीरियस है। कोई प्रचार नहीं कर रहा, कोई दम नहीं लगा रहा, ताकत नहीं लगा रहा। हम लोगों ने तो अपना काम कर दिया। 2 फेजेस में खत्म, वैली का वोट खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो तो एक मसला हुआ ही। एक और परेशानी हो गई। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं ये जो तीनों खानदान के लोग। वो क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने ये किया कि 20 देशों से डेलीगेट्स बुला लिए। अब छटपटाहट हो रही है, क्योंकि मोदी के लिए ये चुनाव जीतना हारना वो अलग जगह पे है, लेकिन पूरी दुनिया को ये मैसेज देना जरूरी था। जो बात हम लोग शुरू से कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर का चुनाव ये सिर्फ वहां कौन किसकी सरकार बनेगी, कौन चुनाव जीतेगा, वो नहीं है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक रोल मॉडल की तरह उभरेगा कि आप जटिल से जटिल विवाद को डेमोक्रेसी के जरिए, चुनाव के जरिए कैसे आप सॉल्व कर पा रहे हैं। अब ये लोग जहां जा रहे हैं, ये लोग तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तो यहाँ पे डेमोक्रेसी। और उन लोगों को, यूरोपियन और अमेरिकन लोगों को, ये 60% वोट लाइन में लग करके वोट की आदत नहीं है उन लोगों की। वह 30% 35% वोटिंग हो जाता है, बहुत हो जाता है। और ये एक नया संदेश गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया कि ये जो चुनाव के बाद अगर इनकी सरकार बनती भी है, देखिए राहुल गांधी क्या आज भाषण दे रहे थे कि आपसे डेमोक्रेसी छीन ली गई, आपसे ये कर दिया गया, वो ये सब क्वेश्चन गॉन। आइडियोलॉजिकल स्तर पे भी, राजनीतिक स्तर पे भी, और चुनाव के बाद के अंक गणित को भी प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े कायदे से साधा है। इसलिए विपक्ष जो है वो बेचैन है। और चुनाव आयोग ने भी इसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इतिहास रचा जा रहा है, जबरदस्त वोटिंग हुई है। लेकिन सर, उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया है, क्या नतीजों तक कांग्रेस पार्टी और एनसी के रास्ते अलग हो जाएंगे? देखिए, रास्ते तो दोनों के एक थे ही नहीं। ये तो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। खुद लग रहा है उमर अब्दुल्ला को कि हम चुनाव हार रहे हैं दोनों सीटों से। पहले ही से कंफ्यूजन थी कि गंदरबल से जीतेंगे या बडगांव से जीतेंगे। दोनों जगह से ये चुनाव हारने की स्थिति में है। अब फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालें? अब फ्रस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो निकाल नहीं सकते। तो कांग्रेस, जो कि कई डमी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के थे घाटी के क्षेत्रों में, जिन्होंने अब्दुल्ला के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया था, कांग्रेस ने क्या किया? नोटिस जारी करके बस समझौता करके रख दिया कि नहीं, अगर इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे तो घाटी में तो कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी, नेता ही नहीं बचेंगे। तो जो स्थितियां थी वो अब
उमर अब्दुल्ला को लगता है कि अब ज़्यादातर क्षेत्रों में तो चुनाव खत्म हो चुका है, अब केवल 16 सीटें जो है घाटी के क्षेत्र में वो बचता है, जम्मू में 24 सीटें बचती है। तो अभी जो उनकी स्थितियों के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं और राहुल गांधी को ये बता रहे हैं कि देखो, जम्मू में अगर तुम्हारी स्थिति खराब हुई तो भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें ले आएगी, और उसके बाद जो ये इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, राशिद इंजीनियर अलग कह रहा है, अपनी पार्टी वाला कह रहा है बुखारी कि हम तो किसी जगह पर जा सकते हैं, उधर सज्जाद लोन बैठे हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं जिनकी जीत की संभावना बढ़ रही है। तो इसका मतलब है एक बार सत्ता हम लोगों से खिसक गई जम्मू कश्मीर में तो उसके बाद फिर हमारी पार्टियों के लिए जगह नहीं बचेगी। ये ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे भारतीय जनता पार्टी वाले कि परिवारवादी पार्टी, ये राहुल गांधी हो या अब्दुल्ला हो या मुफ्ती हो, ये सब उसी लाइन के लोग हैं, तो इन लोगों का कैरियर ही खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले से सावधान हो जाओ। एक तरह से ये अब्दुल्ला का फ्रस्ट्रेशन है जो राहुल गांधी उसमें फंसते नजर आ रहे हैं, प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन लोग ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जी, और विपक्षी पार्टियों का फ्रस्ट्रेशन आज हरियाणा में भी नजर आया, क्योंकि पीएम मोदी अमेरिका से लौटते ही आज सोनीपत के गोहाना में उन्होंने चुनावी प्रचार किया। पीएम मोदी का मैदान में उतरना हरियाणा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों के लिए कितना बड़ा? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, प्रधानमंत्री के जैसा कैंपेनर आजाद भारत में कोई पैदा ही नहीं हुआ। उनको मजा आता है, वो अमेरिका से आज आए, पहुंच गए। कितना टाइम लगा? नहीं लगा। राहुल गांधी को कंपेयर कीजिए, ये आदमी 11 तारीख तक का था इसका ऑफिशियल विजिट, उसके बाद 6 दिन कहां गायब रहा पता नहीं, और आने के बावजूद 4-5 दिन आराम करने में लगा दिया। ये उमर अब्दुल्ला ठीक गाली दे रहे हैं कि भाई इस तरह से पार्ट टाइम पॉलिटिक्स थोड़ी होता है। इट इज अ 24/7 जॉब। हमेशा आपको तत्पर रहना पड़ता है। आप जा भी रहे हो अनमन तरीके से, कुछ से कुछ बोल दे रहे हो, कुछ से कुछ कर दे रहे हो। तो ये तो प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कि वो आज मैदान में उतरे हैं। अब क्या करेंगे प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री कैटलिस्ट हैं कई सारे चुनाव में, जहां ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और एक धुआंधार रैली जो है स्टार्ट हुआ और मालूम चला कि माहौल बदल गया। ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बन गया। अभी कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो 1 महीना पहले थी और जो आज है वो समझिए कि बिल्कुल हाफ है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये जो रैली है ये बहुत बड़ी समस्या लेकर के आएगा विपक्षियों के लिए। बिल्कुल। वैसे सर, खबर भी सामने आई है कि राहुल गांधी भी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अभी अंतर्कलह चल रहा है, क्या उसको सुलझा पाएंगे राहुल गांधी? ये सुलझाने के चक्कर में इन्होंने पूरे पार्टी को, यानी कि सबसे बड़े बुजुर्ग नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजा खटखटा के खड़े हैं सामने शैलजा के गेट पर। उसके बाद राहुल गांधी का मैसेज लेकर आए। शैलजा ने कह दिया राहुल गांधी को अगर मुझे अपने मंच पर रखना है तो मेरे क्षेत्र में रैली करें, और राहुल गांधी को यह मानना पड़ा। अभी तक सुरजेवाला, शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई भी एक रैली नहीं किए जिसमें तीनों एक मंच पर हो। तो फिर इससे बड़ा अंतर्कलह क्या हो सकता है? हुड्डा जहां गए वहां पर भावी मुख्यमंत्री, इस बार हुड्डा की सरकार, ये सारे नारेबाजी हुई। शैलजा और नाराज हो गई। सुरजेवाला उधर कह रहे हैं कि अपने बेटे के लिए तो प्रचार करेंगे, 1-2 अपने समर्थकों के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन हुड्डा सपोर्टर के लिए प्रचार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ शैलजा यहां पर मीटिंग कर रही थी, रेगुलर मीटिंग चल रही है। हरियाणा से आकर लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं। कौन? जो कि हुड्डा विरोधी शैलजा समर्थक है। और अंदर खाने में तो ये बातें चल रही है, शैलजा मैदान में अब उतर भी गई तो उनके सपोर्टर हुड्डा को वोट नहीं देंगे। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो, आम आदमी पार्टी को दे दें, इनेलो को दे दो, बसपा को दे दें या फिर जेजेपी को दे दें, लेकिन हुड्डा के समर्थन में नहीं उतरेंगे। ऐसी स्थिति वहां हो गई है। राहुल गांधी जाएं, 26 तारीख को दिखाने की कोशिश करें, और हो सकता है उस रैली में हुड्डा और शैलजा सुरजेवाला के समर्थकों के बीच भिड़ंती कहीं ना हो जाए, लड़ाई सामने सामने ना हो जाए। सर, स्टालिन के एक फैसले की भी चर्चा बहुत हो रही है, जिसमें उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया। ये फैसला कितना घातक होगा? देखिए, कोई घातक नहीं है। पारिवारिक पार्टी में बेटा ही सब कुछ होता है। भाई पिता
करुणानिधि तो बेटा स्टालिन, तो उदयनिधि आ गए, सारे लोग एक लाइन से आ गए, एक लाइन से। यही तो इस देश की विडंबना है कि देश की जनता इन लोगों को पता नहीं क्या समझती है। लालू का बेटा आ गया ना भाई, मुलायम का बेटा आ गया, राजीव गांधी का बेटा आ गया, सारे लोग, उद्धव ठाकरे का बेटा, ये तो लीनियज चलता है। इसमें सही गलत नहीं है। ये हिंदुस्तान की जनता की बेवकूफी है कि हम इस तरह के पाखंडियों को पहचान नहीं पाते। आप कहोगे कि भाई हम द्रविडियन कॉज के लिए, तो द्रविड़ को, किसी द्रविडियन को बनाओ। कोई कहेगा नहीं भाई हम तो पिछड़ा वर्ग के लिए काम करते हैं, पीडीए, तो कोई कहेगा एमवाई, और बनाएगा किसको? अपने बेटे को। तो ये तो हिंदुस्तान की जनता को आंखें खोलनी चाहिए कि भाई इस तरह की पार्टियों का क्या करना है, क्योंकि ये पार्टियां, ये जनता के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, किसी विचारधारा के लिए नहीं, किसी ओबीसी के लिए नहीं, किसी द्रविड़ के लिए नहीं, किसी यादव के लिए नहीं, किसी मुसलमान के लिए नहीं, ये सब अपने खानदान और अपने आने वाले जनरेशन को कैसे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे दें जहां से इनको लॉन्च किया जाए, इनको बस इसकी चिंता है, इसके अलावा कुछ नहीं। देश की जनता जब इन सब चीजों को समझेगी, उखाड़ फेंकेंगी। लेकिन स्टालिन की चिंता सर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि फैसला भले ही स्टालिन का है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी दल तो इस फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। देखिए, इससे परेशानी ये इंडी कहने वाले लोगों को है। इंडी अलायंस में इस स्टालिन के इस फैसले से थोड़ी समस्या आ गई है, और समस्या इसलिए भी है कि वीसीके ने सीधे कह दिया है कि भाई हमें हिस्सेदारी चाहिए तुम्हारी सरकार में, नहीं तो ये फिल्मों से आने वाले लोगों को, चाहे तुम्हारा बेटा ही क्यों न हो, डिप्टी सीएम बना दो, और हमारे विधायकों को एक मंत्री का पद भी न दो, तो तुम्हारे साथ हम रहे क्यों? क्योंकि दलितों की पार्टी है वीसीके, और उसके 2 सांसद हैं, 2 सांसद अभी के समय में इंडी ब्लॉक के लिए 1-1, 2-2 सांसद जो कम होते जा रहे हैं। इधर पीएम मोदी का मजबूत पक्ष सामने आ रहा है। अभी उपचुनाव होने हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ में, और वहां भी संभावना इस बात की है, अशोक चौहान दिन रात मेहनत कर रहे हैं नांदेड़ में कि इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से जीत हासिल करे, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा की सीट ली है। इधर एक सीट खाली हो गई, ममता बनर्जी के एक सांसद की मौत हो गई, वहां भी उपचुनाव होने हैं, अलग अलग जगहों पर उपचुनाव होने हैं। कुछ के ऊपर पार्टी में केसेस चल रहे हैं, जैसे सपा के ही 4 सांसदों के खिलाफ ऐसे मामले हैं, कभी भी सीट खाली हो सकती है। और ऐसे समय में छोटी छोटी पार्टियां, जैसे राजस्थान की एक पार्टी 1 सांसद वाली, उसने मोदी का साथ दे दिया, नॉर्थ ईस्ट की 3 पार्टियां साथ दे दिया, तो इससे मोदी मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि वीसीके जिस रास्ते पे चल रहा है, लगता है कि वो इंडी अलायंस को छोड़कर अब एनडीए में आने वाली पार्टी है, वो दलितों की राजनीति करते हैं। इससे उनका समीकरण बिगड़ेगा, और आगे आने वाले समय में लगता है 6 महीने के अंदर ये 240 जो है भारतीय जनता पार्टी के पास, और ये बार्गेनिंग करने वाले कुछ छोटी पार्टियां हैं, इनके बदले इतनी पार्टियां और इतने सांसद हो जाएंगे कि सारे फैसले स्मूथली मोदी ले सकते हैं। बिल्कुल, उपचुनाव की तो तैयारियां चली रही है, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे हैं। देखिए, जाते ही उन्होंने कह दिया कि भाई विदर्भ के अंदर जो है उनका टारगेट 45 है, और यह भी कह दिया कि खबरदार कोई विरोधी बने, जो विरोधी बनेगा बहुत कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी, डिसिप्लिन लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है। महाराष्ट्र जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेशक हरियाणा और जम्मू कश्मीर ये इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा, ये खास करके अमित शाह को, क्योंकि आपने ही ये सारा, जिसको कह सकते हैं, बिसात आपने बिछाया है, जिससे आरएसएस भी नाराज है। आरएसएस नहीं चाह रहा है कि भाई आप ये भतीजे के साथ मिलकर के, अजीत पवार के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत उस साइड है। उस साइड दिक्कत ये हो रही है कि भाई आपके पास कोई सटीक प्लान ही नहीं बन पा रहा है।
आप मीटिंग करते हो, मीटिंग के बाद प्रवक्ता आकर के कह देते कि बहुत कॉर्डियल बैठक हुई, हम लोगों ने ये तय कर लिया, वो तय कर लिया, खबर भी छपवा देते हो कि बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्मूला तय हो गया, और ठीक एक दिन के बाद कोई फिर लाइन तोड़ करके बाहर आता है, कुछ से कुछ बोल देता है। तो ये दुविधा पब्लिक के अंदर वो एक जो मैसेज जा रहा है वो एक परेशानी का सबब है। और मैं आपको बताऊं, एक जो घटना घटी है, ये ओवैसी का ये इम्तियाज जलील, इसने जो 1 लाख मुसलमानों को ये मुंबई में घुसाने की जो कोशिश की, जो लाठीचार्ज हुआ है, जो विजुअल आया है, ये इंडी गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट करेगा, बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट करेगा। लोग नाराज हैं इस बात को लेकर के कि आप किसी के बयान को लेकर के आप भीड़ तंत्र बना दोगे, लाखों लोगों को घुसेड़ दोगे। तो डंडा चला है तो वो बहुत ही कैलकुलेटेड चला है। लोग मुंबई के अंदर और खास करके शिव सैनिकों के अंदर बहुत ही इसके लेकर के बहुत खुशी है कि शिंदे सरकार ने ठोका है। जी बिल्कुल। तो सर, चुनाव को देखते हुए अमित शाह का ये जो 2 दिन का दौरा है, क्या प्लान है, क्या रणनीति, क्या एजेंडा और कैसे विपक्ष बेदम है? देखिए, जो फार्मूले की बात डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये फार्मूला तो तय नहीं हो पा रहा है अघाड़ी के अंदर, लेकिन इधर फार्मूला स्पष्ट तरीके से है। अमित शाह ने कमान संभाल ली है और इस बार प्रतिष्ठा की बात तो है, लेकिन जितने जो इंटरनल रिपोर्ट आ रहे हैं उस रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात यह है कि अगर उद्धव ठाकरे की बात चलती है कि देखिए सिंपैथी वोट क्या इस बार उद्धव ठाकरे को मिलेंगे, लोगों का कहना है सिंपैथी वोट लोकसभा में दे चुके हैं। अब विधानसभा में वो सिंपैथी नहीं रही उद्धव ठाकरे के लिए, और मुसलमान अगर मुंबई में आएंगे तो ये शिवसेना के फूट का ही तो नतीजा है। क्या एक बार उद्धव ठाकरे या फिर अगर बाला साहब ठाकरे होते, मातोश्री से बोल देते एक मुसलमान अगर रैली में आ गया तो शिव सैनिक उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटेगा, किसी की औकात नहीं थी कि मुंबई में इतने मुस्लिमों की रैली हो जाती। लेकिन इससे लोगों की परेशानी है। और दूसरे तरफ अमित शाह का फार्मूला क्लियर है कि हम 160 से 70 सीटों के बीच लड़ेंगे चुनाव। अगर अजीत पवार को बाहर जाना है बाहर जाए, फिर हमारे सीटों की संख्या 200 से आसपास हो जाएगी। शिंदे जो पिछली बार शिवसेना अगर 56 सीटों पर जीती है तो आप 56 से 55 से लेके 70 के बीच कहीं भी कोई आंकड़ा रख लीजिए, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। यह स्थिति है। वहां संघ और बीजेपी दोनों, संघ ने भी ऑब्जर्वर नियुक्त कर लिया है और एक एक एरिया का मुआयना कर रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर कम से कम ये 2014 वाली स्थिति में 120 से 25 सीटों के बीच आनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के लिए महाराष्ट्र दौरे पर है। अमित शाह ने विदर्भ और मराठावाड़ा में बीजेपी पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई है। अमित शाह ने मराठवाड़ा की 48 सीटों में से 30 पर जीत हासिल करने का टारगेट रखा है, जो विपक्ष की मुसीबत बढ़ाने वाला है। तो वहीं हरियाणा प्रचार पर उतरे पीएम मोदी ने विपक्ष का खेल खत्म कर दिया है। साथ ही नतीजे से पहले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। तो वहीं स्टालिन के एक फैसले ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुसीबत बढ़ा दी है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।